चलें ये पहला केस कौन है? कोई भी अटेम्प्ट कर लो। Sir, may I know please? जी जी। Sir, I'm provided with MR corner sections of T2 weighted image from adult patient, where I can appreciate that on the the thoracic region, where I can appreciate that say heterogeneous signals are appreciated from the level of the vertebral column at the level of 12, 11, 10, 8 and 10 vertebral body, which is showing heterogeneous and hyperintense on T2 weighted imaging. And also there is involvement, slight involvement of the disc as well, of the intervertebral disc as well. And I can also see there is an extra thoracic component as well adjacent to this, which is also hyperintense. I cannot appreciate any other similar destructive lesion noted in the other vertebral column. And the visualized lung field also looks unremarkable. I cannot appreciate any heterogeneous or abnormal signals noted in the visualized part of the liver and spleen. Sir, this could be if there is there any history of trauma in this patient? No. I would like to see the X-ray for any, or ask the history for any evidence of any trauma in this patient, and see if any previous imaging to see is there any progression of this disease process. So likely it is a case of spondylodiscitis, most likely bacterial, considering that there is destruction of the intervertebral discs as well. So it is a case of bacterial spondylodiscitis. सर इसका मैं इसका जो सर्जिकल सेक्शन देखना चाहूंगी कि किस हद तक ये स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट कितनी है, इंट्रास्पाइनल कनाल की इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक जाती है इसके अंदर। डिफरेंशियल जी सर। डिफरेंशियल डिफरेंशियल सर ट्यूबरकुलर स्पॉन्डिलोडिस्काइटिस हो सकता है, लेकिन कंसिडरिंग कि लंग फील्ड्स ऐसे नॉर्मल है, कोई हिस्ट्री मुझे मतलब कोई इसके अंदर नॉर्मलिटी लंग की लग नहीं रही, और क्या है ना वो ज़्यादातर लंबर और मल्टीपल लेवल्स इन्वॉल्व करता है, और लेट स्टेज में जाके इसकी डिस्क इन्वॉल्वमेंट होती है, बच्चों में ज़्यादा जल्दी हो जाती है। और दूसरा ये सर कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है स्पॉन्डिलोडिस्काइटिस की वजह से, फंगल बेस्ड भी हो सकती है। क्या चीज है जो इसको, मैं कहता हूँ ये ट्यूबरकुलस है, तो कौन सा एविडेंस है जो ट्यूबरकुलस में फेवर कर रहा है? ट्यूबरकुलस को फेवर कर रहा है सर, शायद इसकी एक्स्ट्रा थोरेसिक इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम कह सकते हैं कि सॉरी ये जो एक्सटेंट है, एक्स्ट्रा स्पाइनल एक्सटेंट पैरास्पाइनल एब्सेस है, उससे भी हम देख सकते हैं। तो इसे मैं इसका ना सैजिटल सेक्शन इससे देखना चाहूंगी कि वो किस हद तक वहाँ पे इन्वॉल्व करता है। तो क्या डिफरेंस होता है पायोजेनिक एब्सेस में और ट्यूबरकुलस पायोजेनिक डिस्काइटिस में और ट्यूबरकुलस तो डिस्काइटिस? पाइजेनिक में ज्यादातर क्या है ना यूजली थोरेसिक लेवल होते हैं, और क्या है ना वो यूजली क्या है थोरेसिक ना सॉरी से थोरेसिक कितना? नहीं, थोरेसिक वर्टिब्रा ज्यादा यूज होता है, और उसके अंदर डिस्क इन्वॉल्वमेंट प्रीडोमिनेंटली होती है कंपेयर टू। अरिशा अरिशा को आपने एनिवर्सरी विश कर दी थी उसके 1 महीने बाद।
और हाँ, थोरेसिक तो इसमें क्या, सॉरी इसमें जो लंबर ट्यूबरकुलस एक मिनट, सबको म्यूट कर दिया, वो बीच में कोई। पायोजेनिक डिस्काइटिस की जो लोकेशन होती है वो लंबर ज्यादा होती है। थोरेसिक की जो होती है वो, ट्यूबरकुलस की थोरेसिक ज्यादा होती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है वो, जो पैरास्पाइनल एब्सेसिस होते हैं वो ट्यूबरकुलस में ज्यादा होते हैं और पायोजेनिक एब्सेस में कम होते हैं। तो ये दो चीजें जो है फेवर करी हैं ट्यूबरकुलस। तीसरी चीज जो होती है, मल्टीपल लेवल्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? टीबी में। टीबी में मोर देन 2 और इसमें लेस देन 2। फिर टीबी में जो होती है डिस्क स्पेयर होती है, इसमें डिस्क की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन लेटर स्टेज में डिस्क इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये लेट स्टेज है ऑफ द टीबी, जिसके साथ वो पैरास्पाइनल एब्सेसिस भी बन गई। दिस इज द ट्यूबरकुलस पोर्ट्स डिजीज। पोस्ट डिजीज। सर ये सीक्वेंस कौन सा है? क्या चीज? सर ये कंट्रास्ट नहीं लग रहा, ये कौन सा पोस्ट सीक्वेंस है? कॉन्ट्रास्ट है ना, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट। हाँ जी, ये सर पैरास्पाइनल और में ये इसकी सर इनहेंस ये T1 फैट सेट पोस्ट कंट्रास्ट। फैट सेट तो फैट उसको सेट तो फैट नहीं। सेंसर, फैट सर सेंसर। जो हम इस सर लेवल पे बोन्स जब में वो हम ब्लैक सेंटर कलर पे है। हैं, हम इसमें कैसे कहेंगे कि ये कौन सा लेवल है? हाँ, लेवल बताना जरा मुश्किल है। सर और भी जो सर ये ये मिड थोरेसिक कह देंगे, मिड थोरेसिक मिड है थोरेसिक करके लिख सकते हैं। ऐसा करके। बाकी और भी सीक्वेंसेस लगे होंगे ना, ये तो मैंने सिर्फ एक लगा, तो उसमें आपको कोई क्लू मिल जाएगा। L5 को यस। पकड़ने तो उससे ऊपर चले जाएं, ये सर ऊपर से स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट L5 पे है ना, उससे अगर हमें वो नजर आ जाए उससे हम नीचे जा सकते हैं। T5। T5 सॉरी, यस T5 स्टर्नोक्लेविकुलर। सर ऊपर भी ये कुछ है जो अपर थोरेसिक के साइडों पर आ रहा है, एनहेंसमेंट जो आ रही है, पैरास्पाइन ये। हाँ वो भी शायद इसी का कोई कंपोनेंट। सर मैं ले लूं? ले ले। These are the X-ray lower limb, pelvis and the bilateral femur, in which I can appreciate there is increased density is noted involving the alveolized bones, with Erlenmeyer flask deformity is also appreciated. And on the other side, on the spinal vertebral bodies, I can appreciate there is sclerosis noted involving the superior and inferior end plates, giving a sandwich vertebral sign. So based on these imaging findings, my diagnosis is osteopetrosis. Next, I want to see the lateral skull view of this patient to see the mandibular angle and also the sutures to differentiate it from the pycnodysostoses. तो क्लिनिकली इस पेशेंट में क्या मसला होता है? सर इसमें मार्बल बोन है ना, तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं पेशेंट्स में। और बोन विद इन बोन अपीयरेंस आती है क्लिनिकली क्लिनिकली। स्पाइनल कॉर्ड की भी थोड़ी आई थिंक सर्वाइकोमेडुलरी जंक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, उसकी नैरोइंग हो जाती है। और सर क्रेनियल फोरामिना वगैरह उनकी नैरोइंग कर सकता है, हाँ ये है। और उसके नर्व करेगा उनको कंप्रेशन। पैनसाइटोपिनिया होगा। हाँ, तो इसके तीन चीजें, पैथोलॉजी जब आपको आती है ना तो बाकी चीजें आप उसके साथ आती हैं। इसकी क्लिनिकली तीन चीजें आती हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एक
नंबर 1 के एक्स्ट्रा मेडुलरी मेटोपोइसिस शुरू हो जाती है क्योंकि मैरो सारा हो जाता है। नंबर 2 आप लोगों ने बता दिया कि क्रेनियल नर्व कंप्रेशन होती है, क्रेनियल नर्व की कंप्रेशन। नंबर 3 मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं क्योंकि ये बोन होती तो बड़ी डेंस है लेकिन सही तरह उसकी ऑसिफिकेशन नहीं होती, इसकी वजह से मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं। क्लिनिकली ये 3 चीजें आपसे पूछते हैं। उसके बाद जो इसके करेक्टरिस्टिक चीजें पूछते हैं कि बोन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। एक नंबर इसका होगा अर्लन मेयर क्लास डिफॉर्मिटी जो इसमें नजर आ रही है। इसका पूछेंगे ये क्या होती है और इसके क्या क्या डिफरेंशियल्स होते हैं, ये भी पूछेंगे आपसे उसमें वाइवा में। उसके बाद बोन इन विद इन द बोन अपीयरेंस, और इसमें कौन सी वर्टिब्रा होती है? सैंडविच वर्टिब्रा, रूगर जर्सी स्पाइन जी। रूगर जर्सी स्पाइन। रूगर जर्सी सैंडविच स्पाइन इसमें होती है? नहीं उसमें The होती sandwich नहीं नहीं, वो वो vertebra. रीनल रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में होती है। इसमें सैंडविच वर्टिब्रा होता है। हाँ। में सैंडविच वर्टिब्रा। और इसमें क्या कहते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे फिर? सिर्फ बिस्फोस्फोनेट थेरेपी देते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं क्योंकि उसकी हेमेटोपोइसिस तो हो ही नहीं रही होती ना। सबसे बड़ा मसला तो ये है सेल्स नहीं बन रहे, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है उसमें। ये कौन ले? सर ले लूं मैं? जी जी। These are the MRI brain images, T2 and T1 post contrast images. In this image, I can appreciate there is abnormal, rounded, bubbly, hyper intensities are noted involving the left Hmm. temporal lobes, medial temporal lobes, um, which are showing no significant post-contrast enhancement. These are showing no significant mass effect over the involved brain parenchyma, no evidence of any vasogenic edema, and these are the cortical base lesions. Intraaxial, ये मुझे पहले बताना चाहिए था. Rest of the brain parenchyma is unremarkable. So this is the case of DNET, this embryoplastic neuroepithelial tumor. Next, I will इसके है तो ये benign, लेकिन फिर इसको अगर पेशेंट को एपिलेप्सी बहुत ज्यादा है या इस तरह, तो फिर इसकी सर्जिकल रिसेक्शन ही होगी. और ये मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसमें कि नहीं? नहीं, malignant ट्रांसफॉर्मेशन इसमें नहीं है. हाँ। अभी तक सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ इसका। तो ये कॉर्टिकल बेस्ड ट्यूमर्स ना आपको एग्जाम में लगते हैं, तो कॉर्टिकल बेस्ड ट्यूमर्स उसमें आपके कोर में बड़ा अच्छा उसका वो दिया हुआ, ये डॉग मेरे ख्याल से दिया था। तो कौन कौन से होते हैं? प्लियोमॉर्फिक, ज़ेंथोएस्ट्रोसाइटोमा, प्लियोमॉर्फिक ज़ेंथोएस्ट्रोसाइटोमा है ओलिगो हो और गया, ओलिगोडेंड्रोग्लामा हाँ, डी से और डीनेट हो गया, डीनेट ओलिगो हो गया, और गैंग्लियोग्लामा। गैंग्लियोग्लामा, तो ये जो हमारे पास डीनेट होता है इसमें बबली लीजन होता है और ये टेम्पोरल लोब में ज्यादा होता है। इसमें एक एनहेंसिंग कंपोनेंट भी है छोटे छोटे, तो ये टेम्पोरल लोब में ज्यादा होता है और इसमें बबली लीजन आए तो ये डीनेट को करती है। प्लियोमॉर्फिक ज़ेंथोएस्ट्रोसाइटोमा को क्या चीज फेवर करती है? फिर उसमें एक म्यूरल नोड्यूल होता है एनहांसिंग, हाँ, फ्रंटल एनहेंसिंग म्यूरल नोड्यूल और ड्यूरल टेल साइन, ड्यूरल टेल साइन भी आती है इसमें। सर वो एक्स्ट्राक्सियल होता है. उसी के विद इन अंदर होती है, विद इन अंदर एक ड्यूरल टेल बनती है। और ओलिगोडेंड्रोग्लामा कौन सी होगा लोकेशन को? फ्रंटल लोब में ज्यादा होती है, फ्रंटल लोब में ज्यादा होती है, ठीक है। कैल्सिफिकेशन होती है और उसमें ज्यादा। कैल्सिफिकेशन कॉमनली दिखाते हैं। और इसका ओलिगोडेंड्रोग्लामा ना बड़ा
यानी WHO टाइप 2 भी होता है और वो टाइप 4 पे भी प्रोग्रेस कर सकता है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, तो इसमें मेलिग्नेंट पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होता है। और गैंग्लियोग्लायोमा ये बच्चों में ज्यादा होता है। बाकी उसका मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ये काफी पहले पढ़ा था। तो ये पी डॉग से याद करता हूँ, लेकिन ये आपकी डिफरेंशियल पूछे जाते हैं। सर लास्ट केस की डायग्नोसिस बताइएगा अगेन। ये वाली डी नेट बबली लीजन जो उसमें आता है क्लासिक्स, ये बताएं। सर ये जो लास्ट केस है इसमें मेनिंजियल एनहेंसमेंट है। ये मेनिंजियल एनहांसमेंट नहीं है, ये सर ये जो एनहांसमेंट टी1 पोस्ट कंट्रास्ट में आ रही है सर सेरिबेलम के साइड पे, सर ये मेनिंजियल एनहेंसमेंट आ रही है। नहीं नहीं, मेनिंजियल एनहांसमेंट नहीं, ये वो उसमें वीनस वो ब्लड जा रहा है, ओके लेट वो सर। फेज है, साइनसिस, यूरल साइनस। ये बताए सर मैं ले लूं? जी जी। This is the antenatal grayscale image scan in which I can appreciate at the level of the abdomen, in which I can appreciate there are triple bubble are noted within the abdominal cavity with polyhydramnios suggesting jejunal atresia. Next, I want to see other images as well to see any other associated anomaly of this patient. सही है। इसमें ट्रिपल बबल साइन आ रहा है, जिस तरह हमने पहले देखा था डबल बबल आप लोगों को दिखाया था, इसमें ट्रिपल बबल आए तो उसकी कॉज होती है जिजिनल एट्रीजिया की, और इसकी लोकेशन होती है जिजिनो आइलियल जंक्शन पे, और अल्ट्रासाउंड में इसके ये ट्रिपल बबल साइन होता है, साथ पॉलीहाइड्रोमनियाज होता है। इसके डिफरेंशियल में मिड गट वल्वुलस को दे सकते हैं, मिड गट वल्वुलस इसके डिफरेंशियल में। सर जी सर इसके ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में ये डिफेक्ट नजर आ रहे हैं। ये वो खाली सेक्शन ऐसे लिया हुआ, अच्छा ठीक है सर। ट्रिपल वो दिखाने के लिए। सर ये जेजुनल एट्रेसिया के साथ कौन सी एसोसिएशंस होती हैं? जेजनल एट्रीजिया के साथ कौन सी एसोसिएशन, कोई सिंड्रोम तो मुझे याद नहीं। क्लिनिकली बस ये पॉलीहाइड्रोमियास के साथ प्रेजेंट करता है, बाकी अगर किसी को बताया तो। ड्यूडिनल के साथ है, जुजिनल के साथ मुझे कोई याद नहीं। किसी ने कुछ लिखा है? डेफनेस नहीं पता है। ब्लू स्क्लेरा, हाँ वो क्लिनिकली होता है। चलें ये ले लें, ये तो बहुत दफा है एग्जाम में। टोक्स का केस है वैसे। सर मैं ले लूं अगर किसी और ने नहीं लेना तो। हाँ ले लें। This is the X-ray knee joint, bilateral knee joint of a skeletally immature patient in which I can appreciate the bilateral medial metaphyseal region of the tibia shows medially projections, beak-like projections, suggesting Blount disease. Rest is unremarkable. इसकी थोड़ी स्टेजिंग, क्वेलिटिक सलियन भी है जी सर। इसकी स्टेजिंग कैसे करते हैं? स्टेजिंग इसकी नहीं आती। ये अगर आपके वाइवा में लगेगा ना तो इसकी स्टेजिंग होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुझे भी भूल गई, मैं इधर लगाना भी भूल गया। इसमें ये अगर लेफ्ट किसी को आती है तो होता है।
लेफ्ट लेग में एक ल्यूसेंसी आ रही है मीडियली फेमोरल मेटाफिजियल कौन रीजन सी? में, ये कुछ है? ये वाली? जी जी। नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं, वैसे ही आ रही। फाइन, मेन यही दिखाया गया इसकी, मीडियल वीकिंग और ये रेगुलरिटी, ये ब्लाउन डिजीज की वो है। इसकी कोई 6 स्टेजेस होती हैं और इसकी क्लासिफिकेशन होती है। किसी को आती है? बड़ी मुश्किल से क्लासिफिकेशन है, लेकिन वाइवा में पूछते हैं। सारे खामोश। चलें, इसको ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। एक किसी ने बोली, हाँ ये डॉक्टर हिरा ने बोली, डॉक्टर हिरा 6 टाइप्स, हाँ बिल्कुल। ये आपके वाइवा का क्वेश्चन है, तो इसको ना उधर डिस्कस कर लेंगे ग्रुप की। मैं स्लाइड लगा लूंगी। ये बताइए भी एग्जाम में लगा हुआ केस। सर ले लूं मैं? जी जी। This is CT brain plane image in which I can appreciate there is abnormal hyperdensity is noted involving the right caudate lobe and the lentiform nucleus. Bilateral thalami are normal. This lesion has no any significant mass effect over the adjacent brain parenchyma. Rest of the brain parenchyma is normal. No evidence of any vasogenic edema, no midline shift, no evidence of any ventricular dilatation. So this is the case of, in my opinion, I will give its differential of hematoma or AVM or cavernoma, large cavernoma, or the hemorrhagic mets. These 4 are my differential. Next, I will go for the MRI of this patient. ठीक है, आपने वो डिस्क्रिप्शन सही दी है, लेकिन ये आंट में नहीं है। डायग्नोसिस अगर हिस्ट्री में बताऊं, ये पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिक था। So this is the case of Wilson disease. डिफरेंशियल में विल्सन डिजीज इसके डिफरेंशियल में। तो सर ये हाइपरग्लाइसेमिक एंसेफेलोपैथी तो नहीं है, लेकिन वो तो डिफेन वेटेड और ज्यादातर पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल में ज्यादा आती है। पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल में आती है। और ये वही ऑक्सीपिटल लोब्स में ज्यादातर आती है। वो तो प्रेस होता है। सर वो एक हाइपोग्लाइसेमिक एंसेफेलोपैथी होती है जो आती ही डिफियन रिस्ट्रिक्शन पे है, उसके केसेस मैंने देखे हैं डिपार्टमेंट में। सर ये नॉन कीटोटिक हाइपर कह रहा हूँ, हाइपर। तो ये नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसीमिया ना? हाँ, नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसेमिक हेमिकोरिया। ये पेशेंट्स ना, यानी ये वो क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक सीजर्स के साथ आते हैं। हेमिकोरिया जिसे कहते हैं, हेमिकोरिया सर ये यूनिलैटरल ही आती है, बायलैटरल हो सकती है? यूनिलैटरल होती है ज्यादातर, और इसी तरह का उसका होता है। इसके सिम्टम्स यूनिलैटरल होते हैं। हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसेमिक हेमिकोरिया इसका नाम होता है। नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसेमिक हेमिकोरिया, ये इसकी क्लासिक पिक्चर है। या वो T1 पे दिखाएंगे, T1 पे भी इसी तरह हाइपर इंटेंस बेसल गैंग्लिया और साथ ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस आ रहा होगा, या फिर ये दिखा देंगे। ये इसके 8 महीने पिक्चर है, और पेशेंट की हिस्ट्री होगी डायबिटीज की, और ये सीजर्स के साथ आ रहा होगा। और इसी तरह इसमें T1 पे हाइपर इंटेंस होता है, रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन भी देता है। जो आप कह रही है ना, वो मेरे ख्याल से हाइपोग्लाइसेमिक कह रही है। जी सर, जी 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 हाँ, वो बिल्कुल। हाइपोग्लाइसेमिक, इसमें हाइपरग्लाइसेमिक, ये डिफरेंस है। ठीक है, और जिस तरह वो बताया उसने, ब्लीडिंग भी हो सकती है। विल्सन डिजीज इसके डिफरेंशियल में आता है, विल्सन। लेकिन विल्सन डिजीज में बायलैटरल होता है, जहाँ तक मुझे याद है।
यही पिक्चर होती है लेकिन बायलैटरल होती है और उसमें थैलेमाई भी इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे ही है एक्स्ट्रा सीएसएफ स्पेसेस भी प्रॉब्लम सर इसमें बिल्कुल। बायलैटरल हाँ। सन ये Sir, तो you आगे mentioned समझी भी आंट नहीं है। जी बता। I'm provided with a spot image, MRI, axial T2, actually. I can appreciate there is a large left cerebellar hyperintense lesion with a linear radiating linear radiations which are giving the pattern of trigoid. The सर मुझे diagnosis आ रहा है but description सही नहीं आ रहा. It is causing mass effect and on the midline cerebellar structures. And no significant edema surrounding it. So it is Lermite-Duclos syndrome. और इसका दूसरा नाम क्या होता है? Dysplastic cerebellar gangliosarcoma. Yeah, gangliosarcoma. ठीक है, टिग्रॉइड पैटर्न होता है T2 पे इसी तरह की हाइपर इंटेंस और इस तरह की लीनियर स्ट्राइएशंस आती हैं, बाकी उसका मैस इफेक्ट और वो सारी चीजें सर्जिकल रिसेक्शन करेंगे, लेकिन इसके एसोसिएशंस काफी इंपॉर्टेंट है कोडन सिंड्रोम के साथ। तो कोडन सिंड्रोम क्या होता है? कोडन सिंड्रोम सर उसमें पॉलिप्स होते हैं सर GID में ब्रेस्ट है हेमाटोमास होते हैं इसमें बहुत। प्रेगनेंसी होती है मल्टीपल हेमाटोमास होते हैं इसमें। ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है इसमें, थायराइड कैंसर भी हो सकता है, एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है, साथ CNS में इसमें ये होता है, ये ट्यूमर होता है, और ये हाई रिस्क होते हैं ऑफ द RCC के लिए भी। तो इसमें मल्टीपल कैंसर्स के साथ इसकी एसोसिएशन होती है कोडन सिंड्रोम की। RCC के साथ भी हाई रिस्क होता है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के साथ भी हाई रिस्क होता है, मेलेनोमा के साथ भी हाई रिस्क होता है, ब्रेस्ट कैंसर के साथ भी हाई रिस्क होता है। कोडन सिंड्रोम जो होता है वो मल्टीपल कैंसर्स के साथ है, खसूसन ये लर्माइड-डिक्लोज सिंड्रोम ये आपको उसमें दिखाएंगे सेरिबेलम। तो ये वाइवा का पोटेंशियल क्वेश्चन। ये भी यानी ये टोक्स, ये ज्यादातर आज जो केस है ना ये सारे टोक्स के लगे हुए केस, वाइवा में इतने ज्यादा नहीं लगते, बल्कि वाइवा में ये लगा हुआ है केस। ये वाइवा में हाँ बताए। So I am provided with CT scan axial section slice post contrast image at the level of upper part of the chest, in which I can appreciate multiple tubular hyper dense structures. Contrast enhanced tubular structures are appreciated that are involving the anterior and posterior aspect of the mediastinum. However, the lung fields appear normal. And the surrounding muscles also appear normal. I cannot visualize the superior vena cava at this region. In the second image, I can appreciate that there is a hyperdense contrast enhanced area appreciated at the region of the quadrate lobe. This is the post contrast image at the liver region of the liver. So based on these findings, my diagnosis includes superior vena cava obstruction with the collateral formation and the quadrate hotspot sign. ये क्वाड्रेट हॉटस्पॉट्स हैं। ऊपर जो आपकी सुपीरियर वेना केवा उसकी थ्रोम्बोसिस या कोई भी काज की वजह से ब्लॉक हो जाए तो मल्टीपल कोलैटरल्स बन जाते हैं। ये हमें IVC नजर नहीं आ रही, सो SVC नजर नहीं आ रही, उसकी जगह कोलैटरल्स बने, वही कोलैटरल जो है जाके आपके इधर उसको इन्हेंसमेंट शो कर, अर्ली इन्हेंसमेंट शो करें लिवर को, इस एरिया को, इसको हॉटस्पॉट साइन कहते हैं। ये इमेज जो है ये वाइवा और टोक्स दोनों में साइन का नाम भी पूछते हैं। तो ये हॉटस्पॉट साइन और ये सारे इंपॉर्टेंट साइन मैंने जैसे पहले बताए, बस वर्ड्स आप लोगों को याद होने चाहिए।
ये मेरे उसमें चेस्ट में स्टेशन में लगा था, लेकिन उसमें एक्सरे उसने पहले दिखाया था, फिर सीटी दिखाया था। सर लास्ट वाला इमेज शो कर दीजिएगा एक सेकंड। हम्म। और किस तरह ठीक है, ठीक है। ये मेरे वाइवा में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन पहले सीटी लगाया था, सीटी में पहले एक्सरे लगाया था। अच्छा, आपके वाइवा में ये होता है ना कि आपने सीटी ऑन करना होता है, सीटी में लगाओ तो ये केस बड़ा सिंपल सा बन जाता है, एक्सरे में थोड़ा सा। लेकिन एक्सरे में आपने एटलीस्ट, अगर आपको नहीं भी पता चलता ना, पैथोलॉजी आपने पिक करनी है कि कोई रेट्रोकार्डिक ओपेसिटी है, कोई पैरास्पाइनल ओपेसिटी है, ये चीज़ें आपने पिक करनी है, फिर वो सीटी लगाएंगे। अगर आप एक्सरे में बिल्कुल उसको नॉर्मल देंगे और उसमें बिल्कुल ही कुछ नहीं बोलेंगे ना, तो आपको वो सीटी भी नहीं लगाएगा, तो वो फिल्म आपकी फेल हो जाएगी। तो अपनी आई इतनी ट्यून करें कि आपको कम से कम ये पता चले यार यहाँ कोई मुझे ओपेसिटी मिल रही है और मैंने आगे सीटी से वर्कअप करना है। डायरेक्ट आप कहेंगे ना कि मुझे इसका सीटी दे दें, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, तो वो आपको नहीं देगा, वो आपको फेल करके आगे जाए। तो ये केस देखिए। तो मैं अटेम्प्ट करूँ? जी जी। I'm provided with contrast enhanced CT chest, in which I can appreciate there is a non-enhancing mass below the level of the carina. It is abutting the esophagus, uh, um, and the location is there is no septations or calcifications, and the location is suggestive of a foregut duplication cyst with the differential of bronchogenic cyst. कौन सी चीज ब्रोंकोजेनिक सिस्ट को ज्यादा फेवर करती A bronchogenic cyst is well defined, and it is not abutting the esophagus. है? और Hmm. तो वो भी कराइनल लोकेशन में होती है। सब कैराइनल लोकेशन ब्रोंकोजेनिक सब 70% जो होती है वो सब कैराइनल लोकेशन में होती है। ओके। हाँ, लेकिन इसमें प्लेन रेडियोग्राफ आपको दिखाएंगे, तो उसमें सीटी एमआरआई भी लगा सकते हैं। ओके। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इसकी? रप्चर। हाँ, कॉमन सिस्ट की जो होती है, हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, रप्चर हो सकता है। ऑलराइट, ये तो आप यानी उसमें वो कर लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जो भी सिस्ट है ना, उसकी 3 कॉम्प्लिकेशन ये आपके जहन में नहीं, रप्चर, हेमरेज, इन्फेक्शन। ये भी आपके टॉक्स का केस है, टॉक्स में इस तरह के केस लगते हैं। मैं ले लूं? जी जी। First is the CT scan pelvis bone window, in which I can appreciate there is at the level of the sacrum. I can appreciate there is abnormal hypodense lesion is noted involving the posterior element of the left side of S1 vertebral body. It is containing a central hyperdense lesion. There is expansion and thickening of the and sclerosis of the bone is also appreciated, and it is also causing narrowing of the spinal canal. So this is the case of osteoid osteoma. Next, I want to ask history of the patient. If the patient has history of nighttime pain, then this is the confirmed case of osteoid osteoma, and it is relieved by the aspirin.
On the next MRI images, I can appreciate there is abnormal hyper. This is the T1 post contrast image. I appreciate there is abnormal hyperdense enhancing lesion. Hyperintense enhancing lesion is noted involving the same location as the above in the CT, so this is causing narrowing of the spinal canal and causing compression effect over the nerve roots, sacral nerve roots. So this is the case of osteoid osteoma, but I will take its size to mention it osteoid osteoma or the osteoblastoma. And next I Size will क्या refer लगा? the patient. The size अगर इसका 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो ये osteoblastoma होगा, वरना ये osteoid osteoma होगा. तो आपको क्या लग रहा है इसमें? मुझे इसका साइज 2 सेंटीमीटर से ज्यादा लग रहा है. तो फिर क्या हो गया? Osteoblastoma. हाँ, तो आपने खुद ही बोल दिया और खुद ही आप लोगों ने ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा कह रही. तो ऑस्टियोब्लास्टोमा 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है. और क्या चीज फेवर करती है? लोकेशन. ये ऑस्टियोब्लास्टोमा यहाँ 20% जो केसेस ऑस्टियोब्लास्टोमा के होते हैं ना, वो इसी लोकेशन में सैक्रम में होते हैं. और इसका जो पेन होता है वो रिलीव नहीं होता विद एस्पिरिन. और ऑस्टियो स्पाइन में वो भी दिखाते हैं ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, लेकिन वो बड़ा छोटी सी ल्यूसेंसी होती है और साथ स्क्लेरोसिस होती है. फिर इसकी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का भी रिस्क होता है. तो ट्रीटमेंट क्या करते हैं? फिर इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हैं. ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में करते हैं. ऑस्टियोब्लास्टोमा में सर्जिकली रिसेक्ट करते हैं. सर्जिकल इसकी होती है. और इसमें एग्रेसिवनेस के वो जो होते हैं वो चांस ज्यादा होते हैं. ऑस्टियोब्लास्टोमा में एग्रेसिवनेस के चांसेस ज्यादा होते हैं. ऑस्टियोइड ऑस्टियोब्लास्टोमा में से. और फिर इसके डिफरेंशियल में ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा 2 सेंटीमीटर से कम होगा. उसके अलावा जीसीटी और एन्यूरिज्मल बोन्सिस भी इसी लोकेशन में ज्यादातर होती है. तो ये भी आएगी. इतने केसेस लगाए थे, ज्यादा लगा रहा था लेकिन कॉन्फ्रेंस की वजह से बहुत बिजी. उधर भी मेरे काफी पेंडिंग काम होते हैं. तो आप लोग कह रहे थे ना कि टॉक्स डिस्कस करें, तो मैं बहुत यानी ये महीना मेरे लिए भी बहुत बिजी है. कुछ सोसाइटीज़ के साथ में हूँ तो उनके भी काम करने, रिसर्च का भी काम करना होता है, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो वो आप ग्रुप में आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर लें. बाकी जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो इसी तरह मैं शेयर करता रहूँगा एंड में. नेक्स्ट टाइम अगर मैं टॉक्स की क्लास लूँगा ना, तो उसमें फिर प्रीवियस टॉक्स को डिस्कस करूँगा. लेकिन इस दफ़ा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ. बाकी फिर कोई इंशाल्लाह बात बाकी नहीं, चीज़ करते हैं. लेकिन प्रीवियस टॉक्स के साथ से न्यू केसेस जो रखते हैं ना, उसका बहुत फायदा हो जाता है. यही केसेस जो है ना, वो ये प्रीवियस टॉक्स में भी यही आए हुए हैं, हमने जी जी दिए ना. बिल्कुल, मैं कह रही हूँ जैसे वो आज हमने जो एक केस देखा है वो नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसेमी, वो बड़ा अच्छा केस था. हाँ, तो ये चूंकि मैं 2020 से पढ़ा रहा हूँ और 2022 से तो ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, मुझे वो फीडबैक से पता भी चलता है. और ख़ुद भी दो एग्ज़ाम दिए, आईएमएम दिए और वो दिए. और फिर एग्ज़ामिनर्स के साथ काफ़ी, शिफा के एग्ज़ामिनर्स के साथ काफ़ी वो रहा. सीपीएसपी इस्लामाबाद के साथ बहुत रहा इंटरेक्शन. तो मुझे आइडिया काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि ऐसे केसेस आते हैं, तो वो शेयर करता हूँ. फर्स्ट तो 2 यही केसेस इसी. दिखा दे. क्या चीज़? पिछला फर्स्ट 2 केसेस. फर्स्ट 2. पहला ये था ट्यूबरकुलस विद एब्सेस, पैरास्पाइनल एब्सेस, स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस. और दूसरा जो था ये ऑस्टियोपेट्रोसिस का केस था. ठीक है, फिर मैं ये इसको रिकॉर्डिंग को शेयर कर लेता हूँ थोड़ी देर तक. ठीक है सर, थैंक यू सर. ओके.